आदाब, मैं रिंकी त्यागी इस्तकबाल करती हूँ आपका हमारे प्रोग्राम हेल्थ एंड इनोवेशन खबर खैरियत की में। आज का हमारा मौजू है ऑर्थोपेडिक यानी हड्डियों से जुड़ी बीमारियाँ। हड्डियों से जुड़ी ऐसी तमाम बीमारियां हैं जिनसे हम सभी को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दो चार होना पड़ता है, जैसे पीठ का दर्द, जोड़ों का दर्द या फिर गर्दन का दर्द जिसे सर्वाइकल भी कहा जाता है। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि इन बीमारियों से हम कैसे बचाव करें। हर बार की तरह इस बार भी हमारे स्टूडियो में हमारे 3 मेडिकल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो अलग अलग पैथी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विनीत जैन जो एलोपैथी से हैं, प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल से आप ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं टी दिवाकर राव, ये आयुर्वेद से हैं जो CMO CGHS हैं। और हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नज़र अहमद जो यूनानी से हैं और ये भी CMO CGH से हैं। आप तीनों का मैं इस्तकबाल करती हूँ अपने प्रोग्राम में। तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं ऑर्थोपेडिक को लेकर, तो ये ऑर्थोपेडिक जो है अपने आप में कलेक्शन ऑफ डिजीज़ है जो कि बोन रिलेटेड होती है। तो मेरा पहला सवाल विनीत सर से होगा कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स है ऑर्थोपेडिक में वो क्या कुछ हैं? ज़्यादातर सबसे कॉमन प्रॉब्लम हम ऑर्थोपेडिक की बात करें वो होता है कमर का दर्द या गर्दन का दर्द, जो कि हमें प्राय यंग लोगों में यानी जो जवान लोग हैं उनमें मिलता है। और जब उम्र बढ़ जाती है ओल्ड एज में हमें घुटनों का दर्द या कंधों का दर्द, ये दिक्कतें ज़्यादा देखने को मिलती है। जी डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे नज़र अहमद जी कि अक्सर हमने लोगों को ये कहते सुना है कि भाई हड्डियाँ वीक हो गई हैं और वीक होने की वजह से इंजरीज आती हैं हड्डियों में या फ्रैक्चर हो जाता है, तो ऐसे में जो डाइट का रोल है वो कितना अहम है? देखिए, बोन में जो डाइट का बहुत अहम रोल है, क्योंकि हड्डियाँ जिन चीज़ों से कंटेंट होते हैं हड्डियों में, फास्फोरस है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम जिन फूड में होता है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। जैसे ग्रीन लीफी है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, योगर्ट है, बाकी जो नट्स वगैरह हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है हड्डियों की ताकत के लिए। नॉर्मली हमारे पास मरीज़ आते हैं कि जी मेरे से चला नहीं जा रहा है, मेरे को हड्डियों में दम नहीं है, मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो हड्डियों में दर्द होने लगता है। तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि आप डाइट प्रॉपर बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें। कहीं ना कहीं मतलब जो डाइट है वो बहुत इम्पैक्ट करती है हमारी बोन्स पर, उनको हेल्दी रखने में। जैसे कि डॉक्टर विनीत जैन ने बोला कि जो पीठ दर्द है या कमर का दर्द है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है ऑर्थोपेडिक्स की। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो आजकल मतलब क्योंकि कंप्यूटर का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम चाहकर भी उससे दूरी नहीं बना सकते, तो ऐसे में जो CRI प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है? देखिए, कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी इंजरीज है या प्रॉब्लम्स जो भी आजकल हम फेस करते हैं, जो हम लोग को जो लाइफ में रूटीन हो चुके हैं उससे आप अलग नहीं हो सकते। तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको गर्दन से आपको शुरू होती है, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस जैसे जो बीमारियां हैं, और उसके बाद एक ही पोस्चर में हम बैठे रहते हैं तो पीठ की जो प्रॉब्लम्स है वो आपके शुरू हो सकते हैं, चाहे मसल रिलेटेड हो या बोन रिलेटेड हो। फिर उसके नीचे जाएंगे तो फिर कमर आ जाता है, कमर के प्रॉब्लम्स। लॉन्ग सिटिंग में ये नहीं है कि केवल कंप्यूटर देखने से होता है, कोई भी जैसे ऑफिस का भी काम हो, अगर आपका चेयर ठीक नहीं है फॉर एग्जांपल, उसका पोस्चर जो एंगल होना चाहिए वो सही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको फ्यूचर में मिल सकते हैं। जी डॉक्टर विनीत जैन, अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है, मतलब CRI जो इंजरीज हैं उनसे कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं? जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि काफ़ी कुछ चीज़ें ये पोस्चर रिलेटेड है, और आजकल के टाइम में जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, बच्चों से लेकर बड़े तक सब कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, तो लोगों की सिटिंग कई बार बहुत लंबी होती है। लोग 10-10 घंटे 12-12 घंटे कंप्यूटर में बैठे काम कर रहे होते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा सबसे पहले गर्दन की दिक्कत आती है, तो हमारी प्रायः अपने मरीजों को सलाह ये होती है कि आपको अपनी स्क्रीन से ब्रेक लेना है। हर 15-20 मिनट में, आधे घंटे में 5 मिनट का आप अपनी स्क्रीन से ब्रेक लें, अपने आंखें बंद करके रिलैक्स करें, जिससे जो आपकी गर्दन पर लगातार स्क्रीन देखने से जो तनाव आता है वो कम हो पाए। अपने गर्दन को थोड़ा मूव करें। हर घंटे में 5 मिनट का ब्रेक ले, जहां आप उठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, चाहे 1 गिलास पानी ले। इन सबसे जो आपकी मांसपेशियां हैं उन पे जो तनाव बन जाता है वो कम होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप नियमित तौर पे रेगुलर ब्रेक लें, जिससे आपका ये चीज़ कम हो। तो लंबे समय बैठना आपको अवॉइड करना है। प्लस अगर आपका काम ऐसा है कि आपका काम चल ही नहीं सकता कंप्यूटर के बगैर, तो आपके लिए व्यायाम करना नियमित तौर पे, जहाँ पे आप अपनी गर्दन
के मांसपेशियों को तंदुरुस्त रखें, कमर की मांसपेशियों में ताकत आए, वो करना बड़ा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो आ रही है, जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं वो धूप उनको नहीं मिलती है, इस कारण से हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, जो आपने पहला सवाल कहा। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, खाना पीना तो ज़रूरी है, मगर विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर हमें विटामिन डी नहीं मिलेगा तो हम जो कैल्शियम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी। और आप ये कह सकते हैं कुदरत का करिश्मा है कि जो धूप हमें मिलती है वो एक नेचुरल सोर्स है हमारी बॉडी की विटामिन डी के लिए। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि धीरे धीरे बच्चों ने बाहर खेलना बंद कर दिया है, आपका पूरा दिन ऑफिस में निकल जाता है, तो आपके शरीर को धूप मिलती ही नहीं है। अच्छा नज़र सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो सर ने बात की विनीत जैन जी ने कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, विटामिन डी ज़रूरी है, तो इसके साथ अगर जैसे हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, बोन्स तो मतलब ठीक है, ये पोस्चर की बात होगी, लेकिन कई बार हमारी उंगलियां बहुत सुन्न होने लगती हैं, तो क्या ये भी उसी से रिलेटेड है कुछ? जी बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। जब हमारी उंगलियां सुन्न होने लगती हैं, चूँकि हम बहुत ज़्यादा देर तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, हमारी जो एक्सरसाइज उंगलियों की होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो हमें इसके लिए यही करना है कि थोड़ी देर बाद अपनी उंगलियों की एक्सरसाइज करें, तो वो सुनपन जो होता है वो आपका कम हो जाएगा उससे। और हमेशा धूप, क्योंकि विटामिन डी ही ऐसी चीज़ है जो कि हमारे जो कैल्शियम हम लेते हैं वो विटामिन डी की वजह से ही एब्जॉर्प्शन उसका हड्डियों में हो पाता है। इसलिए धूप में भी बीच बीच में जाना चाहिए इंसान को। जी, धूप ज़रूरी है और अपनी डाइट को हमें अच्छा करना है। अच्छा, एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जो इन दिनों पहले मतलब देखी जाती थी ज़्यादा एज में, बट अभी तो 30 प्लस में भी आपको अर्थराइटिस के केसेस देखने को मिल जाएंगे। डॉक्टर राव, आप इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसका चलने का चलन आजकल ख़त्म हो गया है जी। इंसान का मतलब यह है कि उसको चलना चाहिए, काम करना चाहिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहिए। हम पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए सबसे पहले सोचते हैं कि कार का इस्तेमाल करें, स्कूटर का इस्तेमाल करें, पैरों का इस्तेमाल ना करें। ये आदत जो है ना धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंफर्ट हमें मिल रहा है। इतना ज़्यादा कंफर्ट वैसे बॉडी के लिए नहीं चाहिए। बॉडी को कम से कम जो एक्सरसाइज हो सकता है, जैसे शाम को चलना है आपको, आप चलिए 2 किलोमीटर, जितना हो सकता है उतना चलिए, वो हम धीरे धीरे अवॉइड कर रहे हैं। जो बेसिक रीज़न है इन सब जो भी बीमारियाँ जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वर्कलोड की वजह से हो, ये आपका काम ऐसा हो जिसमें आप निकल नहीं पा रहे हैं। मगर देखिए, हमारे पास 24 घंटा है जी। आपका जितने भी ड्यूटीज जो भी होता है वो 12 घंटे से शायद ज़्यादा नहीं होता। आपके पास स्टिल यू हैव 12 आवर्स ऑफ टाइम, उसको आपको बांटना पड़ेगा। अगर मॉर्निंग ड्यूटीज़ है तो आपको शाम को कम से कम वॉक करना चाहिए, कम से कम बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए। ये सब हम लोग जब नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम्स आना फिर धीरे धीरे शुरू। यंग इंडिविजुअल्स में यही आजकल कंप्यूटर्स है और घर में बैठे रहते हैं और दिन भर वही चलता है, तो आपका मूवमेंट कहाँ हो रहा है? जिस उम्र में आपको चलना चाहिए, खेलना चाहिए, उस उम्र में अगर वो काम आप नहीं करोगे तो नेचुरली प्रॉब्लम शुरू होगी। माने अर्थराइटिस भी कहीं ना कहीं सेडेंट्री लाइफस्टाइल की ही एक से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। डॉक्टर जैन, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अर्थराइटिस आखिर है क्या और किस तरह की परेशानियाँ मरीज़ को इसमें पेश आती हैं? देखिए, अर्थराइटिस अमूल 2 तरह का होता है। एक तो अर्थराइटिस वो होता है जो एज के साथ आता है, हम उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि हम कहते हैं कि जोड़ हमारे घिस गए, जो एज के साथ आ रहा है। और एक अर्थराइटिस होता है जो एक बीमारी है, कॉमनली जो हम कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक है, जिसमें हमारी बॉडी हमारे ही जोड़ों के अगेंस्ट अटैक करती है और हमारे जोड़ धीरे धीरे ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी बीमारियां ज़्यादातर लोगों में 25-30 साल की उम्र के अंदर मिलती हैं और फीमेल्स के अंदर, औरतों के अंदर, स्त्रियों में ये दिक्कत ज़्यादा पाई जाती है आदमियों के मुकाबले। और ऑस्टियोआर्थराइटिस वो 50-60 साल की उम्र में मिलती है। और जैसे आपने भी कहा कि आजकल हम यंग लोगों में भी 40-45 साल की उम्र में भी जहाँ एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस दिख रहा है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत सही कहा, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है हमारा एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ना चलना। उस कारण से वजन बढ़ जाता है, हम धूप में नहीं जाते हैं, खुराक नहीं लेते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और घुटना जल्दी घिस जाता है। हम अपने मरीज को बड़ा कहते हैं कि लोग कई बार पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या खाएं हम और क्या करें?
तो उनको मेरी सलाह ये होती है कि आप सोचिए कि आपके दादा दादी, आपके नाना नानी क्या खाते थे जी। जो वो खाते थे वो आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा है। आप भी सोचेंगे तो आपको याद आएगा कि आपका दादा दादी नाना ने हमेशा आपको धूप में बिठाते थे, कहते थे बच्चों बाहर जाओ खेलो, और वो खूब चला करते थे। मतलब आप कहते थे कि हमने इस सुविधा का प्रयोग करना है, इसका नहीं। वो अगर थोड़ी दूर जाना है तो डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा कि आज हम स्कूटर उठा लेते हैं, हम गाड़ी उठा लेते हैं, लेकिन वो हमेशा पैदल चला करते थे। मेरे को याद है मेरे दादाजी नानाजी, उनके लिए सुबह सैर पे जाना एक जीवन का नियम था जी। सुबह जल्दी उठना, सुबह सैर पे जाना। तो ये जो चीज़ें हमारे दादा नाना करते आए हैं वही हमें अपनाने की जरूरत है, तो हम ठीक रहेंगे। कहीं ना कहीं कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट से बाहर आना। जी। डॉक्टर नज़र, अर्थराइटिस अगर हो जाता है किसी को तो यूनानी में उसका क्या इलाज है? देखिए, यूनानी में तो आर्थराइटिस का बहुत अच्छा इलाज है। ऑस्टियो आर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, इसमें हमारे पास पहले तो डाइट का ख्याल रखेंगे, हम एक्सरसाइज का ख्याल रखेंगे, प्लस कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं यूनानी की जो कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर के तौर पर भी काम करती हैं और स्ट्रेंथन के भी काम आती हैं। वो बोन के कुछ अजगन है, बोजीदान है, सूरनजान है, ये हमारी मेन दवाइयाँ हैं जो कि हम आर्थराइटिस में नॉर्मली देते हैं। बाकी लोकल एप्लीकेशन के लिए भी हमें दवाइयाँ देनी पड़ती हैं कुछ, जिसमें ऑयल है हमारे पास, और एक हमारे पास कपिंग की एक थेरेपी होती है जिसको हिजामा यूनानी में कहते हैं। हम आजकल उसका भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्रॉनिक कंडीशन है, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है ये आर्थराइटिस। तो उसमें चूँकि हम जब कप लगाते हैं तो एक वैक्यूम प्रेशर बनता है जिससे ब्लड का फ्लो वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। तो ये कपिंग थेरेपी भी बहुत कारगर है इसमें। बाकी दवाइयाँ जो कई सारी दवाइयाँ हैं जो मुफरदात यानी कि सिंगल ड्रग भी यूज़ करते हैं, बाकी कंपाउंड ड्रग भी इसमें यूज़ की जाती हैं। जी। डॉक्टर राव, जैसे कि डॉक्टर विनीत ने बताया कि जो फीमेल्स हैं उनमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है, क्या कुछ वजह इसके पीछे आप देखते हैं? देखिए, वो फिर घूम फिर के वही बात आ जाती है कि मोमेंट, एक तो मोमेंट है, दूसरा वेट है। सर ने जैसे कहा, ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है फीमेल्स को, क्योंकि वो लोग चल नहीं पाते हैं, बाहर जा नहीं पाते हैं, मौका नहीं मिलता है। दूसरा वेट है, जब आप चलोगे नहीं, घर में रहोगे, नेचुरली आपका वेट बढ़ने लगता है। अब आयुर्वेद की जो ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट में आप जाएंगे तो शायद बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में, क्योंकि इसको कैटेगराइज किया हुआ है। लाइक एक बोलते हैं शमन चिकित्सा, विच इज़ कॉल्ड, आप जैसे मैनेज करते हैं डिसीज़ को, और एक होता है शोधन चिकित्सा, विच इज़ कॉल्ड प्यूरिफाइड थेरेपी, जिसको हम लोग पंचकर्म बोलते हैं। तो हम लोग पेशेंट को पहले असेस करते हैं कि इसको मैनेज करने से काम चल जाएगा या कुछ इसके नेक्स्ट स्टेप जैसे शोधन, जो प्यूरिफिकेशन करना है। उसके साथ साथ फूड हैबिट्स उनके बदलेंगे ड्यूरिंग दैट ट्रीटमेंट ओनली, विच इज़ 15 to 21 डेज़ का ट्रीटमेंट होता है। और जो दवाएं दी जाती है, लोगों को गलतफहमी है कि बहुत सारे दवाएं ऐसे मिक्स करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोज आर प्योर हर्बल मेडिसिन। तो हर्बल मेडिसिन के साथ ही उनका ट्रीटमेंट चलता है, और ये 21 डेज़ का या 15 डेज़ का, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। उसके बाद उनको 3 महीने के बाद फिर बुलाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक, जब वो आते हैं उनके साथ योगा भी साथ में कराते हैं, फूड हैबिट्स ही भी चेंज करते हैं, जिसको पथ्य बोलते हैं आयुर्वेद में, वो बहुत ज़रूरी भी है। और कुछ फिजियोथेरेपी के मेथड्स हैं, योगा के मेथड्स हैं, उनको समझाते हैं ताकि वो घर जाके वो खुद कर सके। बिल्कुल। बाकी 3 महीने के बाद फिर एसेस करते हैं, उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो फिर एक बार वो 21 डेज़ का ट्रीटमेंट देते हैं। अगर नहीं तो फिर वो हमारे पास एक्सटर्नल एप्लीकेशंस हैं, कुछ ऐसे हर्बल मेडिसिन है जो दिया जा सकता है, जो सर ने जैसे कहा, आयुर्वेदा में अर्थराइटिस का प्रॉपर एक इलाज है, जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स आप कह सकते हो इन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो वो एज रिलेटेड है, जैसे सर ने कहा कि जो 40-50 के बाद आता है, उसको मैनेज करना होता है बेसिकली। बोन के साथ साथ आप मसल को भी ध्यान रखना होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि बोन का ही ट्रीटमेंट देते हैं, मसल्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सब एक पार्सल है। जब तक कुछ सबको ट्रीट नहीं करोगे तो फिर आपको अचीव करना मुश्किल होता है सक्सेस रेट। यानी जो ऑर्थोपेडिक है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, लेकिन अगर जो स्पोर्ट्स पर्सन पे अगर हम आ जाएं तो जो भागते दौड़ते लोग ज़्यादा हैं उनमें भी स्पोर्ट्स इंजरीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो अगर उनको स्पोर्ट्स इंजरीज़ हो जाती हैं तो इंस्टेंट रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं जिससे आगे चल के उनको परेशानियां ज़्यादा बड़ी ना हो जाए उनके लिए? डॉक्टर विनीत।
ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। जैसा हम देख रहे हैं कि ऑफ लेट लोगों में जागरूकता बढ़ी है जी। लोग स्पोर्ट्स को अब एज प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन और या रिक्रिएशन के लिए, मनोरंजन के लिए लोग जाने लगे हैं। लोग इसकी महत्ता समझने लगे हैं। आपको बहुत लोग मिलेंगे जो रेगुलर स्पोर्ट्स खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, मैराथन भागते हैं। तो जब ये लोग करेंगे तो चोट भी लगेगी, तो ये समझना जरूरी है कि ये एक जीवन का अंग है। चोट से घबराना नहीं है, चोट के इलाज हो जाते हैं, लेकिन हमें ये एहतियात बरतनी जरूरी है कि हमें चोट कम लगे और हम खेल ज़्यादा पाएँ। उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आप स्पोर्ट लेते हैं उसको शुरू करने से पहले वार्म अप करना, अपनी बॉडी के लिए व्यायाम करना, स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एकदम खेलने जाएंगे तो बॉडी जो मसल्स आपकी रिलैक्स स्टेट से हैं उससे एक्टिव स्टेट में एकदम आती है, तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है। उससे पहले अगर आप 10 मिनट स्ट्रेचिंग करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, तो मसल का फ्लो बढ़ता है, मसल उस पोजीशन में आती है जहां वो एक हायर लेवल पे ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकती है, तो इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं। हमेशा प्रोटेक्टिव गियर का इस्तेमाल करें, अच्छे शूज़, अच्छी इक्विपमेंट का यूज़ करें जिससे आपको इंजरी ना हो। और इसके बाद भी इंजरी हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं, आप विशेषज्ञ से मिले, और आज की डेट के अंदर ट्रीटमेंट अच्छे एडवांस हो गए हैं और चीज़ों का इलाज हो सकता है। मगर जैसा कि हम हमेशा कहते रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। ये बात हमेशा सत्य है। और कई बार बच्चों में ऐसा देखने को आता है, बच्चे जो हैं आजकल एकदम प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाने लगे हैं, तो उनको बड़ा होता है कि हम हाई लेवल परफॉर्म करें, लेकिन अपनी बॉडी को कंडीशन करना वो बहुत ज़रूरी है। बॉडी को कंडीशन करना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर नज़र, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती हैं उनमें अक्सर हम कुछ एप्लीकेशंस का इस्तेमाल बताते हैं, जैसे वार्म एप्लीकेशन या कोल्ड एप्लीकेशन, तो कितना ये कारगर है? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जहाँ कोल्ड की ज़रूरत है वहाँ कोल्ड ही दिया जाना चाहिए या उसका ऑप्शन हो सकता है वार्म? एक्चुअली देखिए, इंजरी के विद इन 48 आवर्स हमको कोल्ड स्पंज नहीं करना होगा, कोल्ड एप्लीकेशन देनी होगी। जो क्रॉनिक कंडीशन जिनमें हो जाती है, क्योंकि हमें कोल्ड एप्लीकेशन में वहाँ पर ब्लड फ्लो को कम करना होता है, जिससे वो उसका पेन को रिलीव होता है। और जो क्रॉनिक कंडीशन होती हैं वहाँ पर हमको वार्म अप करना होता है, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है, जिससे वहाँ पर जो है उसको काफ़ी आराम मिलता है, जो क्रॉनिक कंडीशन होती हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑयल हैं जो कि ऐसे भी यूज़ होते हैं, जो उसको वार्म के तौर पर भी यूज़ किए जाते हैं, ऑयल को मसाज किया जाता है। और बाकी कुछ ऑयल ऐसे होते हैं कि जो इनिशियली उसमें ठंडक पैदा करते हैं। तो दोनों हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और कई सारे नतूल होते हैं जिससे हम जो है कुछ दवाइयों को गर्म करके, बॉयल करके उसका जो है टिकोर करते हैं, जिसको नतूल कहते हैं यूनानी में। तो उनसे वार्म अप हो जाता है, जो क्रॉनिक कंडीशन में नॉर्मली हम करते हैं। बिल्कुल। ऑयल की बात अभी डॉक्टर नज़र ने की है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, मार्केट में तमाम तरह के ऑयल्स आते हैं और लोग बिना डॉक्टरी सलाह के उनको इस्तेमाल भी कर लेते हैं, कितना सेफ़ है ये? नहीं, ये तो मैं रिकमेंड कभी नहीं करूँगा कि आप अपना इलाज खुद करें। सबसे पहली बात तो ये है। बाकी ऑयल्स देखिए, लोग तरह तरह के एड्स निकालते हैं अपना सेल करने के लिए। तो बेसिक्स ऑयल्स होते हैं, बेसिक ऑयल्स होते हैं, जो जैसे सर ने कहा। कुछ ऑयल्स ऐसे हैं कि जब आपकी एक्यूट इंजरी है, आप ऐसे ऑयल्स ना लगाए, ऐसे मालिश ना करें। लोग कराते हैं, मैंने सुना है कि बाहर जाके जैसे कुछ एक्यूट इंजरी हो गया, कहीं जाके वो मालिश करने से या ज़बरदस्ती उसको वो ठीक करने की कोशिश करने से ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं होता, वो बल्कि एग्रीवेट होता है। दूसरी चीज़, देयर आर सम ऑयल्स विच आर कॉल्ड क्लासिकल जो प्रिपरेशंस होते हैं। तो जितने भी क्लासिकल प्रिपरेशंस जो बताए गए आयुर्वेद में, वही होता है, उसी को थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके वो लोग मार्केट में बेचते हैं। तो जो बेस लाइन है वो वही है जो क्लासिकल मेडिसिन है, जो ऑयल्स ऑलरेडी 3000 साल पहले या 5000 साल पहले जो आचार्य सुश्रुत ने, चरक ने ऑलरेडी बताया। और उसमें जैसे सर ने बोला कि कुछ एक्यूट कंडीशंस है जिसमें कुछ ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोल्ड इफेक्ट होता है। वैसे आयुर्वेद में इसका 60 टाइप्स है, नॉट 1 or 2, देयर आर 60 टाइप्स। कहीं कहीं उसके ऊपर जैसे पेंट नहीं होता, जैसे पेंट किया जाता है वो डिजायर्ड इफेक्ट लाने के लिए, कहीं बहुत मोटा सा पेंट किया जाए ताकि रिस्ट्रिक्ट कर सके मूवमेंट को, क्योंकि उस समय बहुत सारे आजकल पीओपी जैसी चीज़ नहीं होते थे पहले। तो ऐसे चीज़ वो लोग इस्तेमाल करते थे।
तो उनको एग्जैक्टली पता था कि कौन से कंडीशन में क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो कोई भी चीज़ जैसे ऑयल्स है, वो मेरे हिसाब से जो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दिल्ली में हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है सरिता विहार में, जो विच इज़ ए न्यूअर वन, चौधरी ब्रह्म प्रकाश चरक आयुर्वेद संस्थान है जो नजफगढ़ में है, विच कम्स अंडर दिल्ली गवर्नमेंट, और बहुत सारे CGHS के हॉस्पिटल्स है, डिस्पेंसरीज है, इवन NDMC के आयुर्वेदिक सेटअप्स है, इवन MCD का भी सेटअप्स है। देयर आर सो मेनी डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स अवेलेबल इन दिल्ली। सो अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले वो वहाँ जाए जहाँ उनको सही एडवाइस मिल सके। यानी बिना डॉक्टरी सलाह के हमें ये ऑयल्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बिल्कुल नहीं। बेसिक चीज़ है, जैसे जहाँ ठंड का है वो एक बेसिक सेंस है, ठंड हमेशा ब्लड फ्लो को कम कर देगी जी। तो जब आपको चोट लगती है तब आप चाहते हो कि सूजन ना आए जी। तो आपको आइस का यूज़ करना है, तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, आपको सूजन नहीं आएगी। लेकिन आपको गठिया है, आपके घुटने खराब हो गए हैं, आपके कमर में दर्द है, वो अकड़ गए हैं, अब आपको ब्लड फ्लो बढ़ाना है। जब आपको ब्लड फ्लो बढ़ाना है तो आपको गर्माहट चाहिए, वो ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा। ठीक है, आप नॉर्मली आपने जैसे ऑयल की बात करी, जेल अवेलेबल होते हैं, क्रीम्स अवेलेबल होती है, एक बेसिक कंपोनेंट होता है मेंथोल यानी कपूर, जिसमें मेंथोल होगा, कपूर होगा, वो ठंडा सेंसेशन देगा। फिर ऐसे होंगे जेल जिनमें होगा कैप्साइसिन, कैप्साइसिन यानी मिर्च, वो आप यूज करेंगे तो वो आपको गर्माहट देगा। और ये बात डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कि ऐसा नहीं है इसको रगड़ दें, आप रगड़ देंगे तो वो स्किन को इरिटेट कर देगा। ये ऑयल ये समझने की जरूरत है कि ये हमारे शरीर के अंदर बहुत डीप नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि हमने घुटने पर ऑयल लगाया तो घुटने के अंदर चला जाएगा, नहीं, वो हमारी स्किन की जो नसें हैं उनको स्टिमुलेट करता है, तो जो हमारा ब्रेन परसीव करता है वो उसको परसीव ज़्यादा करता है और दर्द को परसीव कम करता है। बिल्कुल डॉक्टर जैन, नज़र साहब आपसे जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी कितनी मददगार होती है ऑर्थोपेडिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स में? देखिए, फिजियोथेरेपी भी एक तरह की एक्सरसाइज है और कई तरह के उसमें, जैसे आपने बताया कि गर्माहट भी पहुंचानी पड़ती है, ठंडक भी, उसमें भी ऐसे इक्विपमेंट होते हैं फिजियोथेरेपी में। और फिजियोथेरेपी बहुत सारे डिफॉर्मिटी को भी दूर कर देती हैं। मसल्स को रिलैक्स करना होता है तो उनके पास उसका भी इलाज होता है, मसल्स को रिलैक्स करने का। और कई सारी एक्सरसाइज वो लोग कराते हैं, टेनिस एल्बो है या कमर का दर्द है या शोल्डर पेन है, इन सब में उनके पास काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हैं, कुछ इक्विपमेंट के ज़रिए वो जो हैं काम करते हैं अपना। फिजियोथेरेपी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी एक इलाज है जो बोन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए, ख़ास करके जोड़ों के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, एक ऑर्थोपेडिक में ऑन्कोलॉजी की टर्म है ट्यूमर हो जाता है, बोन ट्यूमर क्या है डॉक्टर विनीत जैन? जैसे कि हम हर शरीर के किसी भी अंग में कैंसर की शिकायत हो सकती है, उसी तरीके से हड्डियों के अंदर भी कैंसर हो सकता है। अलग अलग उम्र के अंदर अलग अलग तरह के कैंसर पाए जाते हैं, और जैसे कि हम हर जगह देख रहे हैं कि कैंसर के मरीज जब ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसी तरह हड्डियों के कैंसर भी होते हैं। और अगर सही समय पे इनका इलाज किया जाए तो इनका इलाज संभव है और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर राव, अगर हम यही आपसे सवाल पूछना चाहूँ, यही सेम सवाल कि जो ट्यूमर है उससे कैसे बचा जा सकता है हड्डियों के ट्यूमर से? हाँ, आयुर्वेद में इस ट्यूमर्स को बेसिकली अर्बुद कहा जाता है। अर्बुद कैन बी बिनाइन और मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट जैसे सर ने कहा कि वो कैंसरस होता है, तो बोन के साथ साथ आपका मसल भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी है, ट्यूमर्स कहीं भी हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट रीज़न शायद बताना मुश्किल है को वो क्यों होते हैं, मगर जो चीज़ हमको सही करना चाहिए, सही फॉलो करना चाहिए, वो अगर करेंगे, लाइक सही खाना और एक्सरसाइज और मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट हो आपका, दिन में आप मूवमेंट करिए, या चलिए, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए, या कमरे में ही इधर से उधर चलिए, उधर से इधर आइए, जब कोई काम नहीं है तो सेडेंट्री लाइफ को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी ऑर्थोपेडिक की अगर प्रॉब्लम से हमें बचना है तो हमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ना पड़ेगा, अपनी डाइट को अच्छा करना पड़ेगा। आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे नाजरीन को मुहैया कराई, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ।
तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमें लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लिखने के लिए आप हमारी मेल आईडी ले सकते हैं। हमारी मेल आईडी है feedback खबर खैरियत की @gmail.com। तो इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी सीजन के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। कैसा लग रहा है मैडम? फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। हमवार करेंगे आपके मुस्तकबिल की राहें। एक्सपर्ट के साथ होगी करियर की बात। जानकारी देंगे नौकरियों और एडमिशन्स की। दिखाएंगे सफर एक कामयाब शख्सियत का। रोजगार से कामयाबी तक हर शनिचर रात 9:30 बजे और इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। गौरवशाली परंपरा और बहुरंगी संस्कृति के समन्वय का देश भारत। अनेकता में एकता और वसुधैव कुटुंबकम है यहाँ की पहचान। दिल्ली, देश की धड़कन, देश की राजधानी, देश की शान और 125 करोड़ से ज्यादा देशवासियों का गर्व। ऐतिहासिक धरोहर के इस शहर में इतना कुछ नायाब है जिसे देखने से न तो मन भरता है और न ही आंखें थकती हैं। इस शहर में जिंदगी की लय है, जोश है और इसमें बदलते दौर के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलने का हौसला भी है। दिलवालों की इस दिल्ली में पहली बार हो रहा है ABU रोबोकॉन। थीम है पारंपरिक खेल पिट्ठू से प्रभावित लगोरी। पिछले 20 वर्षों से रोबोटिक साइंस की दुनिया की बड़ी कामयाबी है ABU रोबोकॉन। उत्साह के साथ नई तकनीक और रोमांच को समेटे पूरी तरह तैयार है रोबोकॉन 2022 के लिए IIT दिल्ली।